नमस्कार दोस्तों। इस ठक ठक की आवाज के हम बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, एक्सप्रेस हाईवेज पे चलने वाले भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, ये ठक ठक की आवाज ये एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर से गुजरने वाले वाहनों की ही है। इस आवाज को सुनने के लिए हम क्यों इतना मजबूर हैं, चलो आओ देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है इन एक्सपेंशन जॉइंटों की। ये हमारा आज का विषय है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिजेस। ये किसी रेल की पुअर क्वालिटी जहाँ बैड वर्कमैनशिप का नतीजा नहीं है। ये एक सिंपली मिसकैलकुलेशन है थर्मल एक्सपेंशन की, जिसकी वजह से ये रेल्स आड़ी टेढ़ी हो गई हैं। यही एक वजह होती है जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ब्रिजेस में एक्सपेंशन जॉइंट देने पड़ते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक्सपेंशन जॉइंट है। ये इस तरीके से हमारे ब्रिजेस के अलग अलग स्पैन होते हैं। इनमें ये इसको हम फिक्स्ड एंड लेके चलते हैं, जहाँ पे जो बीरिंग लगे होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जहाँ पे फ्री एंड पे मूवमेंट अलाउड होती है। इसमें ये एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है। तो जहाँ पे हम इस स्पैन की जो एक्सपेंशन है जहाँ पे कंट्रोल करते हैं, और दूसरे एक्सपेंशन जॉइंट की दूसरे स्पैन की दूसरा एक्सपेंशन जॉइंट लेता है। ये एक आपको टिपिकल हर ब्रिज में मिलेगा। स्पैन छोटे बड़े हो सकते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट छोटे बड़े हो सकते हैं, पर ये होते जरूर हैं। क्यों जरूर होते हैं? अगर हम इनको एक एनालिसिस करके देखें, इस तरीके से हमारे ब्रिजेस में गर्डर्स होते हैं और उनको हमने एंड पे टाई किया होता है, जिनको कई बार बैंड कैप या क्रॉस बीम कहते हैं। तो इन ब्रिजेस के बीच की जो एक्सपेंशन है, अगर टेम्परेचर अकेला कोई लोड इसके ऊपर हम अज्यूम नहीं करके चलते, सिर्फ अकेला ही टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इनमें काफी मूवमेंट होती है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर का इनपुट डाटा है, जिसमें हमने इसकी टेम्परेचर वेरिएशन कुछ मान के इसको दिया है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी वैल्यू है, क्योंकि वो हर एक जगह का अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन है। इसमें इस एक्सपेंशन को हम एक्सपेंशन जॉइंट्स से पहले बीरिंग पे कंट्रोल करते हैं। ये हर गर्डर के नीचे भी लगा हो सकता है, ज्वाइंटली भी लगा हो सकता है। जिस स्केच को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये जहाँ पे ये फिक्स्ड बीरिंग है, इस स्पैन की जो एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए इसको इस डायरेक्शन में ही हम आप इसको वाई डायरेक्शन मान सकते हैं। वाई डायरेक्शन में हम इसकी मूवमेंट अलाउ करते हैं, ये और किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इस जगह पे जो बीरिंग है, ये इसको फिक्स्ड बीरिंग कहते हैं। इसमें कोई किसी टाइप की मूवमेंट नहीं होती। इसमें इस स्पैन की जो एक्सपेंशन है वो इस डायरेक्शन में हो सकती है। ये इस बड़े बीरिंग की चारों डायरेक्शन में हो सकती है। उधर भी जा सकता है, लेफ्ट को भी जा सकता है, राइट को भी जा सकता है, लेटरल मूवमेंट इसकी हो सकती है, डायगोनल हो सकती है। तो इस तरीके से हम ये सारी जो है एक्सपेंशन कंट्रोल करते हैं इसकी। और ये एक्सपेंशन जो है ऊपर जाके एक्सपेंशन जॉइंट पे ट्रांसफर हो जाती है। जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है उसकी टिपिकल डिटेल कुछ इस तरीके से होती है। जो डिजाइनर होते हैं वो इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से वो डिजाइनर जो है जो सिर्फ इसकी एक्सपेंशन देता है। जो इनके कंपनीज जो होती हैं स्पेशली जो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करती हैं, वो सारा डिजाइन उन्हीं का होता है। और वो MOHT से थोड़ा MOHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उनसे अप्रूव्ड होते हैं। तो इस हमारा अगर जॉइंट जो है वो प्रॉपरली काम करता है, तो इसमें बिल्कुल इसमें किसी के टाइप की कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक्सपेंशन जॉइंट अपना बिल्कुल फ्री है, तो इसमें स्ट्रेसेस बहुत कम होते हैं। ये देखो, इससे इन बीम्स में कंपैरेटिवली स्ट्रेसेस कम हैं। ये इनके जो है टेम्परेचर वेरिएशन के जो नोड्स हैं, इनके ऊपर हमारा
कोई खास फोर्सेस नहीं आ रहे हैं। और दूसरा अगर एक्सट्रीम केस हम लेके चलें कि ये टोटली हमारा जॉइंट जो है वो रिजिड हो गया है, फिक्स हो गया है, तो उस केस में हमारी जो जिन एंड्स पे बीरिंग है वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस केस में जो ये फोर्सेज हैं, जो इंटरनल एक्शियल स्ट्रेसेज हैं बीम में, वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार तो वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं स्ट्रक्चर के लिए। तो किस तरीके से ये हार्मफुल हो सकते हैं, ये आपका जो बीम का फ्लैंज है यहाँ पे ये भी बेंड हो सकता है, इसमें बकलिंग हो सकती है। आपका जो अबटमेंट है, ये अबटमेंट के ऊपर भी इनका इफेक्ट हो सकता है, और डेक स्लैब भी क्रैक हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रेसेज हैं जाके डेसिपेट होंगे और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इससे बचने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है, वो है प्रॉपर्ली डिजाइन्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स। तो प्रैक्टिकली अगर फील्ड में आप देखें, अगर ये जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट में थोड़ी स्पेस कम है, जहाँ इसमें कुछ फिलिंग वगैरह हो गई है, तो इसने जहाँ पे स्ट्रेस डाला तो ये सारी इसकी स्पनिंग हो गई है और रीइंफोर्समेंट नीचे निकल आया है। तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है लॉन्ग लाइफ के लिए। नॉर्मली ब्रिजेस में जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अप टू 20 mm जो एक्सपेंशन जॉइंट हैं स्मॉल मूवमेंट के लिए, तो ये बर्ड एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं। एक एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर स्टील की प्लेट फिक्स करके जहाँ पे इसके ऊपर हम बिटुमिनस कंक्रीट डाल देते हैं, वो अलग अलग शेप डिजाइनर के हिसाब से हो सकती है। ये स्टील जहाँ फिक्स की होता है तो एक एंड पे दूसरे एंड पे भी मूवमेंट के लिए फ्री होती है। दूसरा, अगर नॉर्मली हम 20 mm तक के जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं उनके हमारे पास जो फिलर जॉइंट होते हैं, ये हमने कई टाइप के बोर्ड जो होते हैं इसमें डाल के इसको ऊपर से कंक्रीट कर देते हैं, जो नज़र नहीं आते हैं सड़क पे चलते कि इसके नीचे कोई एक्सपेंशन जॉइंट है। दूसरे, अगर मूवमेंट आपकी 40-50 mm के आसपास होती है तो नॉर्मली इलास्टोमिक जो बीरिंग है ये भी काफ़ी यूज़फुल हैं। जहाँ जो कंटिन्यूस यूज पैन्स होते हैं उनमें भी हम इनको यूज़ करते हैं। और ये नीचे जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये फिंगर टाइप एक्सपेंशन जॉइंट हैं। ये सबसे रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग और कम नॉइज करने वाले एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं। नॉर्मली बाकी एक्सपेंशन जॉइंट्स की जो लाइफ है वो 10 साल होती है। ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, ये 40 साल तक भी ये खराब नहीं होते। दूसरे एक्सपेंशन जॉइंट जो नॉर्मली यूज होते हैं वो स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट या कंप्रेशन सील एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं, जो इस टाइप के बने होते हैं। तो ये स्ट्रिप सील है। दूसरा जो पीछे दिखा था वो कंप्रेशन सील एक्सपेंशन जॉइंट होता है। इसमें जो स्ट्रिप सील लगी होती है इसको हम स्ट्रिप सील बोलते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। टेक्निकली ये वाटर प्रूफिंग जॉइंट होते हैं, इनमें से पानी नीचे नहीं जा सकता। अगर ये पानी नीचे जाएगा तो हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स को डैमेज करेगा। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये वाटर प्रूफिंग इनकी अच्छी क्वालिटी की हो। अगर हम इसके ऊपर 50 mm तक पानी खड़ा रखें तो वो लीक नहीं होना चाहिए। तो और इसमें जो डेब्री वगैरह है वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, सेल्फ क्लींजिंग का काम करते हैं। इनमें एक्सपेंशन के साथ साथ ये अपने आप क्लीन होते रहते हैं। इनको फिक्स करने का तरीका यही है कि हम जहाँ स्लैब कास्ट करते हैं, कास्टिंग के टाइम हम इसमें थोड़ा एक रिसर्च छोड़ देते हैं। बाद में इसमें जॉइंट इस तरीके से रख के हम इसको फिल करके लेवल में फिक्स कर देते हैं। इसमें क्या समस्याएं हो सकती हैं, इन जॉइंट्स को जो हर टाइप की मूवमेंट लेनी होती है, ये तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स होगी, और ये थोड़ा ऊपर नीचे होने की भी इसमें थोड़े से संभावना रहती है। एक एंड आपका लोडेड है, एक अनलोडेड है, तो उसमें अनइवन सेटलमेंट होती रहती है। उसके लिए भी इसको डिज़ाइन किया जाता है। अगर 80 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन जॉइंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो मॉडुलर स्ट्रिप सील बॉक्स, अलग अलग टाइप के एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं। पर फिलहाल जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं तो वो हमारे सिंगल स्ट्रिप
एक्सपेंशन जॉइंट्स ही हैं, स्ट्रिप सील या कंप्रेशन सील हैं। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। अगर इस तरीके से अगर ज्वाइंट कहीं ना कहीं फेल होके काम नहीं कर रहा है तो ये ट्रांसफर करता है एक्सप्रेशन को, ट्रांसफर करता है स्ट्रेसेस को दूसरे स्ट्रक्चर्स पर। तो इस तरीके से ये उस सेक्शन को डैमेज कर सकता है। कई बार देखो इसमें काफ़ी अपलिफ्टमेंट आ गई है, तो और इस साइड में ये दूसरी साइड में इसका क्रैक भी नज़र आ रहा है। तो ये सारा कहीं ना कहीं स्ट्रेसेस में तो बाहर निकलना ही होता है। तो ये आरसीसी स्लैब का पोर्शन है, ये काफ़ी स्मूथ है और ये आरी वॉल साइड है। इसमें थोड़ी सेटलमेंट की वजह से नॉर्मली ये सेटल हो ही जाते हैं, क्योंकि आजकल इसमें अप्रोच स्लैब नहीं होती है। अप्रोच स्लैब ना होने की वजह से ये सेटलमेंट अगर थोड़ी सी 2-4 mm भी होती है तो जो ठक ठक की आवाज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको फिक्स करने का एक ये तरीका है कि वो डिज़ाइनर ने जो एक्सपेंशन दी हुई है उसके हिसाब से जो एक्सपेंशन जॉइंट का जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी डायमेंशन बताता है कि ये कितना कितना आपने रिसर्च छोड़ना है, उतना ही छोड़ा होता है। उस तरीके से उसका जॉइंट आता है तो आके वो फिक्स हो जाता है। तो इसमें सोचने विचारने की बात जो है वो ये है कि जो आपका एक्सपेंशन जॉइंट है वो अप्रोक्सीमेट -5 डिग्री टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन 60 डिग्री वेरिएशन के लिए डिज़ाइन होता है, जिसमें 70 mm मान लो अगर मूवमेंट का प्रोविजन है। तो अभी जिस टाइम आप स्लैब कास्ट कर रहे हैं उस टाइम क्या टेम्परेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्दियों में स्लैब कास्ट किया है नॉर्मली लोअर टेम्परेचर साइड में, तो उसमें जो है उस टाइम एक्सपेंशन नहीं होगी। अगर हमारा जब भी ये टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो ये इसकी स्पैन की लेंथ इंक्रीज होगी और हमारा एक्सपेंशन जॉइंट जो है और कम हो जाएगा। और अगर हमने गर्मियों में इसको कास्ट किया है तो सर्दियों में आके अगर वो और श्रिंक कर जाती है तो जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कंपैरेटिवली जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन के हिसाब से वो हमारे पास जो एक्सपेंशन जॉइंट हमारे पास असेंबल होके आता है। तो इस तरीके से आप इसको एक स्केच के नज़रिए से समझें। ये आपकी बैक वॉल है जो फिक्स है अपार्टमेंट में। ये आपका बीरिंग है जो चेक कर लेना है कि ये आपका जो बीरिंग है जो फिक्स एंड वाला बीरिंग है या दूसरे एंड का है। अगर ये फिक्स एंड का बीरिंग है तो इसकी जो एक्सपेंशन है वो अलग होगी और वो एक्सपेंशन जॉइंट जो एक्सपेंशन के लिए दिया होगा वो दूसरे एंड पे होगा। अगर ये आपका बीरिंग जो है ये आपका फ्री एंड वाला है तो इस एंड पे आपकी जो है एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। ये बहुत ज़रूरी है, अगर उल्टा हो गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें जिस टाइम हम इसको कास्ट करते हैं तो हम एक पार्टिकुलर थिकनेस होती है 50 mm अप्रोक्सीमेट रख लेते हैं। उस टाइम चाहे सर्दियों में कास्ट करो चाहे गर्मियों में कास्ट करो, जो हम उसको टेम्परेचर के हिसाब से इसको सेट नहीं करते। नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है वैसे होना चाहिए कि उसका जो एक्सपेंशन का है वो कैलकुलेट करनी चाहिए कि इस टेम्परेचर पे कितनी एक्सपेंशन होगी और ये जो नीचे का जो स्लैब के हम एक्सपेंशन का प्रोविजन रखते हैं वो उस हिसाब से होना चाहिए। तो अगर इस टेम्परेचर पे हम इसको रख देते हैं तो इसमें जो वेरिएशन होती रहती है ये 10 mm 20 mm भी हो सकती है और ये 80 से लेकर 90 mm तक भी हो सकती है अगर हमारा जो ये हमने 50 mm के लिए रखा हुआ है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक एंड आपका जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट जो होनी है वो दूसरे एंड पे होनी है। तो इस एंड पे आपका जो है एक्सपेंशन जॉइंट आएगा, दूसरे पे नॉर्मल जॉइंट होता है वो उसमें उतनी एक्सपेंशन का प्रोविजन नहीं होता। तो जब हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट आता है तो हम इसको इस तरीके से फिक्स करते हैं जहाँ पे इसमें एक इशू इस बात का है कि जब आपने स्लैब कास्ट किया और जब आपने एक्सपेंशन जॉइंट फिक्स किया इन दोनों में टाइम गैप काफ़ी होता है।
कई बार एक सर्दियों में स्लैब कास्ट की तो गर्मियों में उसमें एक्सपेंशन जॉइंट फिक्स हुआ तो जो नीचे की जो वेरिएशन है वो चेंज हो जाती है। तो ये टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस का स्टैंडर्ड्स हैं। इसका प्री इंस्टॉलेशन का क्राइटेरिया है। प्री इंस्टॉलेशन में हम कुछ उसको ज़्यादातर नहीं, वो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर हैं वही इसको चेक करते हैं। रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन है, प्रोसेस इंस्पेक्शन है, कंप्लीट डायमेंशनल चेक है। इनके बेस पे ही उनकी रिकॉग्निशन होती है और उनको अप्रूवल मिलती है एज मैन्युफैक्चरर। तो एक्सेप्टेंस के लिए जो टेस्ट है वो साइक्लिक मोशन है, पाउंडिंग है। साइक्लिक मोशन होता है कि कितनी बार ये एक्सपेंशन जॉइंट मूवमेंट के बाद फटीग में फेल होगा। और पाउंडिंग का है कि जो वाटर प्रूफिंग में कितना काम करता है। डेब्रिस एक्सपेलिंग का जो है टेस्ट है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसकी जो हमारी सील्स हैं इसमें डेब्रिस कलेक्ट हो जाए और वो एक्सपेंशन उसकी सफर करे। और जो दूसरा ओपनिंग मूवमेंट वाइब्रेशन टेस्ट है, ये ट्रैफिक में जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको प्रैक्टिकली एक मशीन में टेस्ट करते हैं और इक्विवेलेंट टू 75 ईयर्स और 365 साइकिल्स थर्मल साइकिल्स के लिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हर एक जॉइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। ये अलग अलग है क्राइटेरिया, कौन कौन से जो टेस्ट हैं कौन कौन से इस पे एप्लीकेबल हैं। ये इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस है एक्सपेंशन जॉइंट्स की। जो हम एलिमेंट्स की जो है इसमें चेक करते हैं, उसमें चेक करते हैं डेब्री एक्युमुलेशन तो नहीं है गैप में, रिजिड कंफर्ट ओवर जॉइंट्स तो नहीं है। मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट हम चेक करते हैं कि उसकी जो मूवमेंट एक्सपेंशन की जो हो रही है उसमें काम कर रही है कि नहीं कर रही। और डायमेंशंस की करते हैं कि किस टेम्परेचर पे आपके पास अवेलेबल एक्सपेंशन है कि नहीं है, कहीं क्रोजन तो नहीं है, तो एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और फिर इसकी एक सारा कुछ हमें इसको चेक करके देखना है कि इसमें एक्शन क्या क्या हो सकता है। कि वाटर टाइटनेस की है, कोई इशू है, कोई लीकेज का एविडेंस है, कोई नॉइज का एविडेंस है कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो इसमें कुछ पार्ट्स लूज होते हैं। तो उन सारे कंपोनेंट्स की जो वेरिफिकेशन के बाद एक एक्शन रिपोर्ट बनती है कि उसमें क्या एक्शन रिक्वायर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कि अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन डिटीरियोरेट हो चुकी है तो फिर जॉइंट रिप्लेस भी करने पड़ जाते हैं। ज़्यादातर हम दीवारें बनाते हैं तो हमें ब्रिज बनाने चाहिए, ये किसी समझदार इंसान ने कहा है। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।